मोदी सरकार में आज बड़ा दिन, क्योंकि ड्रीम टीम बनाने की फिराक में न जाने कितने मंत्रियों पर गाज गिर रही है एक के बाद एक, तो दूसरी तरफ खुशियों का अंबार कई ऐसे सांसदों के लिए जिनका नाम हम आपको पहले से बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री पोखरियाल दोनों का इस्तीफा। रतनलाल कटारिया, देवोश्री चौधरी का भी इस्तीफा, बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा, संतोष गंगवार का भी, सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा। इन तमाम मंत्रियों का इस्तीफा। संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, चूंकि वो तो वैसे भी अब गवर्नर बना दिए गए हैं, प्रताप सारंगी भी हटे। कैबिनेट विस्तार से पहले 9 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। मोदी सरकार में ड्रीम टीम बनाने के तरफ बढ़ते हुए इन मंत्रियों पर गाज गिर रही है एक के बाद एक। कुल 9 ऐसे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हो चुका है। शाम 6 बजे कुल 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। लगातार नॉन स्टॉप कवरेज, हर बड़ी खबर के साथ सबसे पहले आपके सामने आते हुए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, एक तरफ नजर अगर उन लोगों पर है जिनका नाम शामिल हो सकता है, कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी पर नजर दिखाई देती है अब की बार ओबीसी सरकार, तो दूसरी तरफ गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है कई दिग्गजों पर। डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा, पोखरियाल का इस्तीफा। राहुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस कैबिनेट रिशफल से यह है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दिया है और इस घोषणा के साथ सरकार कहीं ना कहीं ये मान रही है कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुई और लोगों में रोष है, गुस्सा भी, नाराजगी भी, जो कि लाजमी भी है क्योंकि करीब 1.5 साल से लगातार चला आ रहा है और कई बार सरकार की थोड़ी थोड़ी गलतियां भी रही और हर्षवर्धन जी के खुद के बयान भी रहे। उन्होंने बयान इस तरह के दिए कि कोई कोरोना वायरस से चिंता होने की जरूरत नहीं है या फिर वैक्सीन लग जाएगी बहुत जल्दी से। जो हकीकत थी कहीं ना कहीं उससे वो डिनायल में थे। बहुत बड़ा गैप था वास्तविकता से और वो जो बयान दे रहे थे उससे, और किसी ना किसी पर तो गाज गिरनी ही थी क्योंकि काफी नाराजगी थी जिस तरह से उन्होंने खुद हैंडल किया, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट। और लोग, एक तो प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं कि ये 100 साल में सबसे बड़ी आपदा है, इस वजह से जो भी होता ऐसी परिस्थिति में उसके लिए मुश्किल ही होता इस आपदा से निपट पाना। लेकिन हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से सिचुएशन को मैनेज किया, जिस तरह से उन्होंने जनता से कम्युनिकेट किया, जिस तरह से उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री चलाई, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लगा कि और उनको कारगर तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाना है। और इस वजह से अब तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी तो सुर्खी यही है अंजना कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपना इस्तीफा दिया। बिल्कुल, लेकिन राहुल इसी के साथ देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो चुनाव का असर दिखेगा जब आप ओबीसी कई सारे मंत्रियों को शामिल करेंगे। लेकिन ये बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा अभी से ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है, कि क्या सरकार ने मान लिया कि उन्होंने कोविड की सिचुएशन को दूसरी वेव में पूरी तरह से मैनेज करने में वो नाकाम रहे और इसी वजह से अब गाज गिराई जा रही है तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर यह सवाल उठेगा। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद, उनके तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके खुद के कार्यालय ने कई अहम फैसले भी लिए और ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीजुली रणनीति भी थी। लेकिन लोगों की नाराजगी, ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके किल्लत, इससे लोगों में काफी रोष था और उसकी गाज हर्षवर्धन जी पे गिरी है। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी ये नहीं कहते कि सिर्फ हर्षवर्धन जी की जिम्मेदारी है या पीएमओ से ये मैसेज जाए कि केवल और केवल सारी चीजें सिर्फ हर्षवर्धन जी ने की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रालय को हैंडल किया, उससे जो एनालिसिस हुआ, मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे बहुत सोच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हर मंत्री के परफॉर्मेंस, उसके कामकाज के तरीके, उसके प्रचार के तरीके, उसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया, इन सब का आंकलन हुआ है। और एक तरीके से ये कप्तान है, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में विराट कोहली का अधिकार है कि वो किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो कि खुद जीत के आए, उन्हें लग रहा है कि करीब 700 दिन हो गए, 699 डेज, 699 इस सेकंड टर्म को शुरू हुए। और ऐसे में अगर वक्त बचा है यूपी इलेक्शन से पहले, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि यूपी में क्या होता है बहुत हद तक ये तय करेगा कि 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती है। क्योंकि बीजेपी को ये पूरा यकीन है कि अगर वो यूपी जीत जाते हैं तो 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी, वरना और मुश्किल हो जाएगी। जी अंजना। राहुल, संसद का सत्र सामने है,
हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा, कोविड पर तो घिरना तय था, क्या इससे थोड़ा सा भेद पाएंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो पाएगा? लाजमी भी है कि एक तरीके से सरकार कह रही है कि जो गुस्सा है वो डायरेक्ट हो गया हर्षवर्धन जी की तरफ। हाँ, कि हम भी मान रहे हैं कि हमसे कुछ कमियां रही, जिस तरीके से हमने प्लानिंग की, खास तौर से जब डेटा आना शुरू हुआ फरवरी के महीने से कि आर रेट यानी कि रिप्रोडक्शन रेट की कोविड कितनी तेजी से फैल रहा है, वो बहुत बढ़ रहा था। उस वक्त पर सरकार को और एक्शन लेना चाहिए था, लॉकडाउन को पहले लगाना चाहिए था, लोगों में और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी ताकि लोग सचेत रहें, बजाय इसके कि हर्षवर्धन जी ने उस वक्त पे जताया कि समस्या हमने पीछे छोड़ दी है या हम जीत चुके हैं या आगे बढ़ चुके हैं, जिससे लोगों में ये भावना आई कि क्या पता कोरोना खत्म हो गया और इससे बहुत नुकसान हुआ। तो थोड़ा तो संसद के मानसून सत्र से पहले अगर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार को लगता है कि ठीक है, हमने भी माना, इसी वजह से हमने इस्तीफा लिया, अगर सब कुछ ठीक ठीक होता तो उनके इस्तीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती है जनाब। बिल्कुल, बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ है। ऐसे लोग जो बंगाल के चुनाव में काम आए लेकिन इनाम उनसे अब छीन लिया गया है। नहीं, पर कहां काम आया? अगर आप बीजेपी की नजर से देखें तो बंगाल में तमाम जो कोशिश की प्रधानमंत्री ने खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी की पूरी टीम ने, आखिरकार तो वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी एहसास कि जो एफर्ट किया गया जमीन पर और मंत्रालय में वो पर्याप्त नहीं था। इसी वजह से हर्षवर्धन जी का, इसी वजह से न केवल हर्षवर्धन जी का बल्कि बाबुल सुप्रिया का भी इस्तीफा हुआ है, क्योंकि अगर उनके काम से प्रधानमंत्री खुश होते तो ये करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ने जो अपने कार्यालय में लोगों को बताया, जो अपने बाकी मंत्रियों से बातचीत की, कई मंत्रियों को बुलाया गया, गडकरी जी को बुलाया गया, अमित शाह को बुलाया गया, नड्डा जी को बुलाया गया, लंबी लंबी बातचीत हुई। उसमें प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया कि उनको लग रहा था कि टीम में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उस जोश के साथ, उस ऊर्जा के साथ काम में नहीं लगे हुए जिसकी प्रधानमंत्री को उम्मीद थी, क्योंकि वो जिस एनर्जी के साथ खुद काम में लगे हुए थे, वो चाहते थे कि उनकी पूरी टीम भी उसी एनर्जी के साथ काम में लगे। और उन्हें लग रहा था कि कुछ उनकी ढीली विकेट है जो कि उस एनर्जी से बैटिंग नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि मिड कोर्स से करेक्शन किया जाए ताकि 2022 के यूपी इलेक्शन और 2024 से पहले वो अपनी टीम को री एनर्जाइज कर पाए। इसी के साथ लगता है कि जो बहुत ही की मिनिस्ट्रीज होंगी उनमें वो चाहेंगे कि ऐसे काबिल लोगों को बिठाया जाए जिसके जरिए ज्यादा प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिले। इस तरह का भी एक उद्देश्य दिखता है। आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर कि क्या डिग्री है, कितने पढ़े लिखे हैं उनके मंत्री, इस पे खास ध्यान प्रधानमंत्री ने इसमें दिया है। इसी के तहत 3 MBAs, 7 PhDs, कई सारे डॉक्टर, वकील, इनको लाया गया है इस मंत्रालय में ताकि ये मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री न केवल जातीय समीकरण, न केवल क्षेत्रीय समीकरण, बल्कि ये भी देखा है कि उनकी टीम की काबिलियत क्या है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, और साथ ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कितना तजुर्बा है। इनमें तो 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनमें 29 ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में मंत्री रह चुके हैं। तो ये और 23 ऐसे मंत्री रहेंगे जिनको कम से कम 3 बार वो MPs रह चुके हैं, कम से कम 10 साल का उनको लेजिस्लेटिव तजुर्बा है, पार्लियामेंट का कामकाज कैसे होता है इसका एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त मिले तमाम नए मंत्रियों को अपना कामकाज सीखने के लिए, ताकि अगर मानसून सत्र में कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देने के लिए उनके मंत्री काबिल हों और योग्य हों, उनकी तैयारी पूरी हो। बने रहिए राहुल हमारे साथ। जल्दी से एक बार सुना देते हैं, कौशल किशोर सांसद हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। देखिए अलग अलग जो नाम आ रहे हैं उन सबका हम आपको खाका भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो सोच है इस कैबिनेट फेरबदल के जरिए इस मंत्रिमंडल विस्तार में, वो आपको पता चले। करने के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, और आगे अब आप आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी? प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था और हम लोगों को कोई इस तरह का निर्देश वगैरह नहीं दिए गए। चाय पे बुला के बस थोड़ी सी बातचीत हुई, सब लोगों को बधाई वगैरह दी है, और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सबको एक आमंत्रण पत्र दिया है राष्ट्रपति भवन पहुंचने का जी, शाम को 6 बजे। उत्तर प्रदेश से आप एक खास चेहरा हैं, 2022 के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर खास नज़र है खुद प्रधानमंत्री की, उसके हिसाब से आपके चेहरे को चुना गया है। और कौन कौन से लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ हुई? पूरे देश से लोग थे, और मैं समझ रहा हूं कि इस संबंध में कोई बात ना प्रधानमंत्री जी ने की है, कि बस उनका ये है कि
जो काम है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से लोगों को करना है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करना है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? 2022 के चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिहाज से आप लोगों को तैयारी, वैसे ही चेहरे ढूंढे गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो देखिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पहले से ही काम कर रही है। हमारे मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ज़रूरतमंद लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कैसे पूरा हो, उसके लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दे दिया, गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए मुफ्त में, 50 करोड़ जनता को 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, ये सब गरीबों को मिलने वाला वो मिल रहा। किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो गरीब की लड़की की शादी के लिए 20,000, और जब सामूहिक शादी योजना के तहत मुख्यमंत्री के 51,000, और अगर मजदूर की लड़की की 2 लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने शौचालय योजना लागू की स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और सबको मकान मिले। ये प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही पार्लियामेंट में बोला था कि सन 2022 तक हम चाहते हैं कि सबका अपना निजी घर हो, उसमें टोंटी हो जो पानी देता हो, चूल्हा हो जो जलता हो सुबह शाम, यानी रोजगार भी मिले, बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। उन योजना पे टाइम बाउंड कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास निवास ना हो, सबको तब तक के प्रधानमंत्री आवास दे देने का काम किया जाएगा। आज सुबह आपके पास कितने बजे फोन आया और किस तरीके से आपको बोला गया कि तैयार रहा जाए इसके लिए पूरी तरीके से? ये कुछ नहीं कहा गया तैयार रह जाने के लिए। एक फ़ोन 10 बजे के आसपास आया कि प्रधानमंत्री जी ने चाय पर बुलाया है, तो आप पहुँचिए। तो हम लोग चाय पे चले गए। जब वहाँ गए तो ये सब चीज़ें बातचीत हुई, थोड़ी बातचीत, और वही जो इनविटेशन मिला वो मिला है खाली बस। माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण, इनको देखते हुए मंत्री पद और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आपको कौन सा MOS या फिर कैबिनेट किस में रखेंगे? पूरे देश से लोग सांसदों को जिनको चाय पे बुलाया गया था, वो केवल यूपी के लोग नहीं थे, पूरे देश से थे। और जो जिम्मेदारी देनी है वो अभी 6 बजे पर उसका पता चलेगा क्या करेंगे। इस बात को लेकर के कि आप लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके बगल ही आपका संसदीय क्षेत्र है, आप कितना खुश हैं जब कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, मंत्री बनने से खुश होने का मामला नहीं है। मंत्री बनने से और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ने का मामला है। इसलिए अब और ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा और लोगों का काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और शाम को जो 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें कौशल किशोर जी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कौशल किशोर सांसद हैं मोहनगंज से, SC सीट रिजर्व है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बैठक की तस्वीरें, आज की बैठक की तस्वीरें। संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग एक तरह से कह लीजिए, उसमें ये तस्वीर आज सामने आई है। जो हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया, जिसका जिक्र खुद कौशल किशोर भी, ये हम मान सकते हैं कि आगे की कतार में, हालांकि मिक्स भी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन कैबिनेट पद जिन्हें दिया जा सकता है वो आगे की कतार में बैठे हो। लेकिन मास्क की वजह से थोड़ा मुश्किल है यहां से पहचानना। हालांकि दूसरी जगह पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं और भी कई लोग इस पूरी कतार में दिख रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पर बुलाया तमाम उन सांसदों को जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ ये तस्वीर जारी की गई है। प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है इन लोगों के साथ और
प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से क्या उनकी सोच है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसके लिए क्या करना है, आगे की क्या तैयारी होगी, राज्य में जो चुनाव है 5 राज्यों के उनको लेकर जो चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सांसदों के साथ आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। बाकियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ये मास्क का चक्कर है, मास्क सभी ने लगाया हुआ है और मुश्किल है पहचानना कौन है, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। इससे पहले आप कौशल किशोर को सुन रहे थे। मोहन लालगंज एससी रिजर्व सीट है ये, तो दलित प्रतिनिधित्व पर खासा जोर है जो हम आपको बीते दिन से बता रहे हैं। ओबीसी और दलित चेहरे कई इस मंत्रालय में आपको इस फेरबदल में नए दिखाई देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो उनकी बैठक हुई है उसमें आपको दिख रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ आप गृह मंत्री को भी देख रहे हैं। ये तमाम लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक ली है उन सांसदों की जो संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ देर का इंतजार है क्योंकि आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 43 लोग बतौर मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले जो गाजगिरी है वो बड़ी खबर बनी है क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े मंत्रियों का, खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का जो आज रेजिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ है। ये देखिए, ये पहली कतार में माना जा रहा है जो लोग बैठे हुए हैं वो संभावित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी भी बैठक में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर का एलिवेशन हो सकता है, यानी उनका प्रमोशन हो सकता है। एमओएस पहले थे फाइनेंस में, उनको बेहतर पद मिल सकता है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब हर कोई टीवी के पास जा रहा होगा संभावितों को पहचानने के लिए, लेकिन आज एक तरफ जिस तेजी से नाम सामने आ रहे हैं उसी तेजी से उन लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिनकी छुट्टी हो रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जिन नामों की छुट्टी हो रही है वो 11 नाम हैं। मैं आपको वो 11 के 11 नाम जो है आप कहे तो मैं पढ़ दूता हूँ। वो नाम है सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिनके कंधों के ऊपर जो है जिम्मेदारी थी अंजना स्वास्थ्य मंत्रालय की और कोविड की, और इस कोविड की लहर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को कहें तो ले डूबी है। रमेश पोखरियाल निशंक, जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे, उनके साथ साथ उनको जो है औद्योगिक और प्रौद्योगिक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। राव साहब दानवे वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका इस्तीफा हो गया है। सदानंद गौड़ा केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उनके कंधों पे जिम्मेदारी थी दवाइयों की। जिस तरीके से रेमडेसिविर से लेकर ब्लैक फंगस और वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठे और मिसमैनेजमेंट दिखा, उसके कारण जो है सदानंद गौड़ा की भी विदाई जो है वो हो गई। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है। हरियाणा से महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। प्रताप सारंगी सादगी का प्रतीक था। जब 2019 में उनको मंत्री बनाया गया था, ये कहा गया था कि वो बहुत छोटे से घर में रहते हैं और वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए हमेशा विचारों की लड़ाई लड़ते रहे उड़ीसा में और पहली बार सांसद बने। विधायक पहले थे, लेकिन MSME में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, शायद वो रास नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट जब हुई तो प्रताप सारंगी को भी जो है वो जाना पड़ा है। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले बाबुल सुप्रियो के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने हमला किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि अभी अभी तो चुनाव हुए थे। बाबुल सुप्रियो के बहाने ममता का मोदी पर ये बार कह लीजिए। वो कह रही हैं कि अचानक क्या कमी दिख गई, तो सियासी घमासान भी इन इस्तीफों पर शुरू हो चुका है। ये ममता बनर्जी का पहला वार है जिसमें वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती हुई कह रही हैं कि बाबुल और देवश्री में अचानक ये क्या कमी दिख गई जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया है।
आपको बता दें, एक के बाद एक तेजी से नाम अगर जुड़ रहे हैं उस 43 की लिस्ट में जिन्हें आज शाम 6 बजे शपथ लेना है राष्ट्रपति भवन में, तो दूसरी तरफ उसी तेजी से नाम ऐसे लोगों के जिनकी छुट्टी हो रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, एक तरफ तेजी से नाम उन लोगों का जो 43 शामिल हो सकते हैं, आज शपथ ग्रहण ले सकते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो दूसरी तरफ गाज गिरती हुई दिख रही है और अब तो ममता ने वार भी कर दिया कि ऐसे अचानक क्या कमी दिख गई। बाबुल सुप्रियो। देखिए अंजना, साफ तौर से पहला एक्सपेंशन है सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का। 2 साल हो गए, लेकिन ये आगे चुनाव भी हैं। तमाम समीकरणों को देखते हुए कमियों की बात नहीं है। परफॉर्मेंस जिनकी नहीं थी उनको ड्रॉप किया गया, जिनको लगता है पोटेंशियल है उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है और नए चेहरों को लाया जा रहा है। तमाम कम्बिनेशन, चाहे वो जातीय समीकरण हो या राजनीतिक हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ राज्य में चुनाव हैं, जिन जिन राज्यों में, वहाँ के जो जातीय क्षेत्रीय समीकरण है उनको भी मद्देनजर रखा गया है। लेकिन मोदी ने सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया रखा गया है, जो डिलीवर कर सके, जो परफॉर्म कर सके, उन युवाओं को मौका दिया जा रहा है जिनको लग रहा है कि इनमें पोटेंशियल है, ये आगे ले जा सकते हैं। और आज मोदी ने जो मंत्रियों को, संभावित मंत्रियों को बुलाया था और सीनियर मंत्री भी मौजूद थे, चाहे वो राजनाथ हो, अमित शाह हो और खुद जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष और नितिन गडकरी, इन सीनियर लोगों को भी बुलाया, पार्टी से भी लोग मौजूद थे। लेकिन एक मैसेज दिया गया कि आपको डिलीवर करना होगा, जो भी जिम्मेवारी आपको दी जाती है उसको डिलीवर करना पड़ेगा और साथ ही मीडिया से कम बात करनी पड़ेगी। मोदी ने आज ही शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो एक्सपेंशन हो रहा है उससे पहले ये नए लोगों को ये एक मैसेज दिया है और मोदी की प्रायोरिटी यही है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। जो लोग डिलीवर नहीं करेंगे उनको जाना पड़ेगा। और जो इन 11 लोगों का नाम सामने आ रहे हैं वो साफ तौर से परफॉर्मेंस को लेकर के उनकी छुट्टी की गई है और जिन लोगों को चुना गया है उनको इस हिसाब से चुना गया है ताकि वो डिलीवर कर सके। उनमें पोटेंशियल दिखी मोदी को और मोदी इसलिए माने भी जाते हैं। बार बार वो जो पिछले दिनों एक्सरसाइज की गई अंजना, ग्रुपों में मीटिंग की गई, 1-to-1 भी मीटिंग की गई, उसका मतलब यही था कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आगे आप क्या कर सकते हैं। उन तमाम एक्सरसाइज के बाद ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया। पिछले कई दिनों से, 2 हफ्ते से एक्सरसाइज चलती रही अंजना। तो मोदी का मूल मंत्र यही है कि आप डिलीवर करें, एक मैसेज दिया जाए। चुनावी राज्य है, वहां पे जो चाहे बंगाल में जो लोग लग रहा था कि जिनको परफॉर्मेंस या जिनका पूरा कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत जा रहा था परफॉर्मेंस को लेके, उनको ड्रॉप भी किया गया, नए लोगों को मौका दिया गया। 2022 के साथ साथ 2024 भी मद्देनजर रखते हुए ये एक्सपेंशन किया गया, क्योंकि मोदी बार बार फेरबदल नहीं करते हैं अंजना। अगर देखा जाए बार बार एक्सपेंशन नहीं करते। 2 साल के बाद ये पहला एक्सपेंशन हो रहा है। अशोक, तो मोदी हमेशा इसी क्राइटेरिया के साथ चलते हैं। और आप ही से सवाल है, लेकिन अगर आप जातीय समीकरणों को साधेंगे, अगर चुनाव पर आपकी नजर है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तोहफा दिया जाएगा, तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस की छाप कैसे रह गई? नहीं, देखिए अंजना, ज्योतिरादित्य सिंधिया की परफॉर्मेंस अगर वो यूपीए गवर्नमेंट में तो खराब परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जातीय चीज, जो राजनीतिक कारण है उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। अनुप्रिया पटेल को 2014 में शामिल किया गया था, जब पहली गवर्नमेंट थी, मोदी 1 जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद नहीं शामिल किया गया था। तो क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों को भी लाना है, क्योंकि वहां पे पटेल समुदाय से वो आती हैं, चुनाव है यूपी में, लेकिन पहले शामिल नहीं किया गया। तो बहुत से राजनीतिक कारण भी होते हैं, उनके मद्देनजर भी लाना पड़ता है। जैसे जेडीयू के लोग शामिल किए जा रहे हैं, पहले शामिल नहीं थे, पेच फंसा हुआ था क्योंकि वो ज्यादा बर्थ मांगते थे कैबिनेट में, तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। इस बार उनको शामिल किया गया। बंगाल से 2 लोगों को ड्रॉप किया गया, वहां से नए लोग आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में यूपी से बनेंगे 7 मंत्री। 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के चुनावों पर नजर साफ दिखाई दे रही है। 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से होंगे। हिमांशु, 7 मंत्री यूपी के, 43 में से 7। देखिए बिल्कुल अंजना, कौशल किशोर से मेरे सहयोगी अभी जितेंद्र बहादुर ने बात की थी। उनके एसपी बघेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा और अपना दल की अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो आप देखिए कि हर जातिगत समीकरणों को समझते हुए चुनावी गणित के हिसाब से इन 7 मंत्रियों को इंडेक्ट किया गया है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और
बहुत लंबे समय से बीजेपी के लिए का नेतृत्व करते रहे हैं। महाराजगंज से एसपी बघेल बीएसपी छोड़कर आए, आगरा से चुनाव लड़ा, जीत कर आए हैं और उनको जो है इससे पहले एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी के जो सबसे 5 प्रमुख मोर्चे होते हैं उनमें से बीएल वर्मा कुर्मी हैं और उनको लाया गया है क्योंकि संतोष गंगवार को हटाया गया है। साथ ही साथ जो है वो भानु प्रताप वर्मा को भी लाया गया है। भानु प्रताप वर्मा भी कुर्मी हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल वो क्योंकि अपना सहयोगी दल है और पिछले 2 साल से उनको कैबिनेट में नहीं लाया गया था। 2014 से 19 तक उन्होंने जो है कैबिनेट में रही थी, एमओएस थी, स्वास्थ्य मंत्रालय था उनके पास, लेकिन एक बार फिर से चुनाव से पहले उनको कैबिनेट में लाकर शामिल किया जा रहा है। तो एक तरीके से सारे चुनावी गणितों को समझते हुए जातिगत आधार पर कैबिनेट मंत्रियों को लाया गया। अनुप्रिया पटेल क्योंकि जिस तरीके के पंचायत चुनावों के नतीजे आए और खासकर वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में मिर्जापुर हो, चंदौली हो, वहां पर अपना दल का एक बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन रहा और इसीलिए शायद बीजेपी ने उनको 2 जिला पंचायत अध्यक्ष भी दिए और केंद्र में अब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाकर जो है ये बिल्कुल साधने की कोशिश है कि चुनाव में वो ना हो जाए जो पंचायत चुनावों के नतीजों में देखने को मिला था। और इसीलिए इन 7 मंत्रियों का कॉस्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग जो यूपी की है ना, उसको देखते हुए बनाया गया इन सभी 7 मंत्रियों को। सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और उसकी छाप भी साफ दिखाई दे रही है। अशोक, डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे, स्वास्थ्य मंत्रालय की तो पूरी तस्वीर ही लगता है बदल दी जा रही है। बिल्कुल अंजना, जिस दिन से कोरोना की दूसरी लहर आई बहुत सवाल उठे, सरकार की फजीयत हुई कि ठीक से हैंडल नहीं हुआ, ना तो दवाइयां थी, ना बेड थे, ऑक्सीजन की कमी थी। किस दिन से हालत हुई देश के अंदर ये सब कोई जानता है। उसको लेके बहुत सवाल हुए। मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सवाल उठे और हर्षवर्धन को लेके कितना ट्रोलिंग हुई ये सब जानते हैं कि कितने सरकार को फेस करना पड़ा था, विपक्ष के हमलों का और आम पब्लिक का गुस्सा, ये सब सबके सामने है। और तभी से सवाल उठ रहे थे कि क्या हर्षवर्धन इस मंत्रालय में बने रहेंगे या उनकी छुट्टी होगी। इसी बात को लेके काफी दबाव भी था, कई तरह के सोशल मीडिया पे भी हर्षवर्धन को लेकर चीजें सामने आ रही थी और आखिरकार हर्षवर्धन को जाना पड़ा। और कई दिनों से ये चल भी रहा था कि हर्षवर्धन क्या इस मंत्रालय में बने रहेंगे, क्या वो उनकी छुट्टी हो जाएगी। हालांकि कलेक्टिव डिसीजन होता है सरकार का, क्योंकि हर्षवर्धन अकेले जिम्मेवार नहीं। ये भी बात कही जाती है कि हर्षवर्धन अकेले जिम्मेवार नहीं, इस बात के लिए पूरी सरकार और खुद चीजें एक व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता यहाँ पर। तो लेकिन क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास थी और खुद डॉक्टर रहे हैं अंजना, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे, कोरोना की दूसरी लहर जब शुरू हुई थी तब भी उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तमाम चीजें सामने आई थी, उस बात को लेके भी निशाने पे हर्षवर्धन रहे थे। और उसके बाद भी जिस ढंग से हैंडल नहीं हुआ था वैक्सीन को लेके, वैक्सीन की जो शॉर्टेज हुई, वो बार बार ये कहते रहे नहीं वैक्सीन पूरी है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब लोगों को ठीक टाइम पे लग जाएगी। तो वो तमाम बयान भी उनके कहीं ना कहीं उसके निशाने पे रहे हर्षवर्धन। और परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं खुद कटघरे में रहे तो एक व्यक्ति को निशाना बना करके उनको बलि का बकरा बना दिया गया। हालांकि इस बात को लेकर के सरकार पे सवाल तो उठेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कमियां रही हैं, फेलियर रहा है सरकार का। अगर हर्षवर्धन की छुट्टी हुई है तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के ये बात तो कहीं ना कहीं सरकार ने स्वीकार की कि कमियां रही, हम लोग हैंडल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की कमी रही, दवाइयां की कमी रही, बेड्स नहीं मिले हॉस्पिटल में, जो लोगों को परेशानी रही एडमिशन को लेके, तमाम चीजें को लेकर के अब इस बात का कहीं ना कहीं मोहर लग गई है कि फ्लॉप रही है सिस्टम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के। तो ये एक अब मॉनसून सत्र जो आ रहा है 19 तारीख से, उसमें जरूर विपक्ष निशाने पे लेगा। और अभी से ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं कांग्रेस के नेताओं ने हर्षवर्धन को लेके, सरकार को लेके, सेकेंड वेव की फेलियर को लेकर के कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है सरकार ने कि कोरोना की दूसरी लहर को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर को जाना पड़ा है। तो ये चीजें साफ है अंजना। और हर्षवर्धन की बात जो है, एक और बड़ी खबर आ रही है अशोक, आपको बीच में टोक रही हूँ, मोदी कैबिनेट में प्रतिमा भौमिक को भी जगह मिलेगी, प्रतिमा भौमिक को भी जगह मिलेगी। त्रिपुरा से सांसद हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व, इस पर भी जोर है। जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे और उसी के साथ ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखें तो हर जगह को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दे रही है। हिमांशु,
देखिए, बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि इस पूरे कैबिनेट विस्तार को हम उसको सोशल इंजीनियरिंग से जोड़ें। और ये भी एक बड़ी बात है कि त्रिपुरा का रिप्रेजेंटेशन पहली बार आपको बहुत दशकों के बाद अगर कैबिनेट में दिख रहा है तो वो मोदी सरकार में दिख रहा है। प्रोमिला भौमिक को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मणिपुर से पहली बार रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। राजकुमार जो है वहां के, उनको लाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के 4 मंत्री बनाए जा रहे हैं, 2 हटाए जा रहे हैं, तो 4 लोगों को जो है जगह दी जा रही है। बिल्कुल। एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ जरा, क्योंकि हम अब जो तस्वीर हमने पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी, सबकी पहचान करने के बाद दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको कतार में दिख रहे हैं आरसीपी सिंह, माना जा रहा है ये कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और उधर देखिए पशुपति पारस। सबकी नजर इस चेहरे पर। ये वही चाचा हैं चिराग पासवान के, जिन्होंने पार्टी को अपना बना लिया और भतीजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव या फिर फेरबदल आप कह लीजिए। अगर आप देखें तो रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर उनको बीते दिन ही प्रधानमंत्री ने कहा था, उनके बेटे को अलग किया पशुपति पारस ने, और पशुपति पारस अब शामिल हो रहे हैं मंत्रालय में। सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ने का उन्हें इनाम मिलेगा। नारायण राणे, कोंकण के बड़े नेता, महाराष्ट्र के, कांग्रेस छोड़कर आए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये सभी लोग आज कैबिनेट पद इन्हें मिलेगा। पीछे भी आपको दिख रहे हैं कई नेता। शशि शेखर जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, अशोक सिंघल और हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि शेखर जी, ये तो एक तरफ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, दूसरी तरफ से छुट्टी भी एक के बाद एक हो रही है। सबसे बड़ी खबर शायद आज की यही होगी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हो गया। शशि जी, देखिए, जरा स्वास्थ्य मंत्री अब तक गए क्यों नहीं थे, यही मुझे आश्चर्य होता था। क्योंकि अगर कोई मंत्रालय फेल हुआ और जिसने मोदी जी के 7 साल के उस पर धब्बा लगाया तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय का। उन्हें समय पे उन्होंने चेताया नहीं, और अगर चेताया तो उसको उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होनी चाहिए थी, कितने बेड होने चाहिए थे, सेकेंड वेव में वो सब हवा में उड़ गया। तो अगर कोई बदनामी का बायस बना तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय था। ये ठीक है कि हर्षवर्धन ने पूरी ताकत से काम किया, लेकिन ताकत से काम करने के लिए वोट नहीं होते, वोट होते रिजल्ट के लिए। रिजल्ट उनके फेवर में नहीं था। मैं जो ये फेरबदल देख रहा हूँ, और जो हम कल की बात कर रहे थे, मैं आपसे वही कह रहा था कि 7 राज्यों पर होने वाले चुनाव, और उस 7 में एक सेकंड आपको टोक रही हूँ शशि जी, थोड़ी बड़ी खबर आज आ रही है, बीच बीच में आप लोगों को टोक के फौरन वापस भी आऊंगी। पारस को, पशुपति पारस को शामिल करने पर चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। पारस को मंत्री बनाए जाने पर पशुपति पारस उनके चाचा हैं, और चाचा ने एक तरह से पार्टी अपनी कर ली। चिराग पासवान जो अध्यक्ष का काम देख रहे थे, उनको बाहर कर दिया, पार्टी उनकी हो गई। इसके खिलाफ केस भी लड़ रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन ऐसे में पशुपति पारस को आज मंत्रिमंडल में शामिल करने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को देखें तो शह और मात का खेल खत्म होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। और ये माना जा रहा है, जो आरोप चिराग पासवान की तरफ से है वो यही है कि नीतीश कुमार और जेडीयू ने मिलकर उनके चाचा को भड़काया था। हालांकि अब तो तस्वीर साफ है, पार्टी उनके कब्जे में है, इधर मंत्री का भी पद उन्हें दे रहा है, और ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए चिराग